भूमाफियाओं ने बेच डाली सीलिंग एक्ट में फंसी जमीन। अधिवक्ता ने भूमाफियाओं सहित स्थानीय प्रशासन पर लगाए साठगांठ के आरोप। रीवा में चल रहे बहुचर्चित 30 एकड़ की भूमि विवाद में दो पक्षों द्वारा की जा रही दावेदारी के बाद अब एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल यह पूरा मामला नगर निगम के रतहरा क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां की बेशकीमती 30 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों द्वारा अपने अपने स्वामित्व का दावा किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने दोनों ही पक्षों द्वारा किए जा रहे दावे को सिरे से खारिज करते हुए पूरी भूमि शासकीय होने का दावा किया है। मामले के संबंध में अधिवक्ता बीके माला ने जानकारी देते हुए बताया कि विवादित 30 एकड़ की भूमि सहित पूरे नगर निगम की लगभग 110 एकड़ भूमि सीलिंग एक्ट के तहत सरकार ने ली थी। इसके बाद भूमाफियाओं ने स्थानीय प्रशासन से साठगांठ करते हुए सीलिंग एक्ट में फंसी जमीनों की बिक्री शुरू कर दी। अधिवक्ता ने दावा किया है कि सीलिंग एक्ट के तहत ली गई सभी 110 एकड़ भूमियों का प्रकरण अपर संभाग आयुक्त रीवा के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में शासन की भूमियों का बिक जाना स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम अंतर्गत रतहरा क्षेत्र की बेशकीमती 30 एकड़ भूमि को लेकर दो पक्षों में एक दशक बीत जाने के बाद भी स्वामित्व को लेकर दावा किया जा रहा है, जिसमें से एक पक्ष तकरीबन 100 से अधिक प्लाटों की बिक्री कर चुका है। रीवा रतहरा का जो विषय वार्ड क्रमांक 15 का विषय जिक्र हो रहा है, वह भूमि 110 एकड़ की आराजी है। वह सीलिंग एक्ट की भूमियां हैं, जिसका मामला माननीय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहाँ प्रकरण विचाराधीन है। उस विषय में जो दोनों पार्टियां आपस में, माननीय विद्वान अधिवक्ता आपस में जो ओपिनियन दे रहे हैं, वो न्यायालयीन विषय है, उनका विषय है। पर 110 एकड़ की भूमि आराजी जो सीलिंग एक्ट की भूमि है, जिसका मामला अपर सत्र न्यायालय रीवा में अपर आयुक्त रीवा संभाग के यहाँ विचाराधीन है। वो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि में किसी प्रकार का क्रय विक्रय, दान, लीज अंतरण नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जब तक मामला न्यायालय में चल रहा है, इस बाबत एक पत्र जारी होना चाहिए कलेक्टर रीवा महोदय के माध्यम से या नगर निगम आयुक्त महोदय के माध्यम से। जो हमने आयुक्त महोदय को, रीवा संभाग को, इसके पूर्व ये पत्र है, हमने पूर्व में पत्र दिया 2024 में 3 तारीख को। इसके पूर्व हमने आयुक्त रीवा संभाग को ये पत्र जारी किया है, इसके पहले भी जारी किया है। लगातार रीवा में बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के जो जमीन पूरे वार्डों में 45 वार्डों में जो ज़मीनें सेल आउट हो रही हैं, कच्ची प्लाटिंग हो रही या प्लाट कट रहे हैं, ये नियम विरुद्ध है। इसलिए कि इनके विरुद्ध पहली बात तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के कोई प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर महोदय रीवा और नगर निगम आयुक्त रीवा के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ में अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा की कार्रवाई करनी चाहिए कि अनुभाग रीवा के अंतर्गत, नगर निगम रीवा के अंतर्गत जो प्लाटिंग हो रही है वो अवैध प्लाटिंग है, तो अवैध प्लाटिंग में रोक लगानी चाहिए। तो रतहरा का जहाँ विषय विक्रय का हो रहा है, जो फर्जी व्यक्ति बन रहे हैं, फर्जी प्लाटिंग कर रहे हैं, तो बात समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, रीवा जिले के रीवा शहर में सीलिंग एक्ट की कई एकड़ जमीनें हैं, लगभग 1000 करोड़ की जमीनें हैं। पोखरी टोला की जमीन है। इस प्रकार ये जो 110 एकड़ रतहरा के जिक्र कर रहे हैं, समान बांध की जिक्र कर रहे हैं, ये सीलिंग एक्ट की भूमियां हैं। इन सीलिंग एक्ट का मुकदमा न्यायालय में अपर आयुक्त रीवा संभाग के यहाँ चल रहा है। तो जब शासन, मान लीजिए ये जो जमीनें बिक गई हैं, जिनमें आप 35 एकड़ का विवाद का जिक्र कर रहे हैं, ये कानूनी कार्य यदि सरकार को मिल गई न्यायालय के निर्णय से, तब क्या होगा? जब प्लाटिंग हो जाएंगी, घर बन जाएंगे, भवन अनुज्ञा मिल जाएंगी, तब क्या होगा? तो जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरा विषय यह है कि अभी फिलहाल 2-3 महीने पहले एक प्रकरण आया था, जिसमें माननीय मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी शांति इंफ्रा कंपनी में गए थे उद्घाटन करने। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम है, यदि वो गए तो क्या कॉलोनी वैध हो जाएगी? अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में कार्यक्रम होने जा रहा है, एक चैनल का कार्यक्रम होने जा रहा है, किसी कंपनी फर्म के उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं। वो भी एक फर्म बना के विंड ग्रुप के माध्यम से वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी विंड ग्रुप के उद्घाटन, कार्यालय उद्घाटन या किसी फर्म, सोसाइटी के उनके जाने से क्या कॉलोनियाँ वैध हो जाएंगी? इस प्रकार यदि कॉलोनियाँ वैध हो जाएंगी तो निश्चित तौर से माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी के जाने से पूरा अवैध जो काम चल रहे हैं सब वैध हो जाएंगे। तो विश्वास न्याय पर, लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर कैसे होगा? तो मेरा ये कहना है, अवैध अवैध होता है,
सीलिंग एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं, उस रतहरा विषय को लेकर हम कर रहे हैं। जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि 35 एकड़ का जिक्र है, उसकी हमने 110 एकड़ की भूमि की बात कर रहे हैं। वही वो आराजी का भी मैंने जिक्र किया है। उस आराजी में मैंने मेंशन भी किया, जो रतहरा का विषय आप कर रहे हैं, 06, 07, 37, 38, 39, 40, 41 इस आराजियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये 110 एकड़ है। बड़ी पैमाने पर ज़मीन थी। वो सीलिंग एक्ट का मुकदमा था, जो सरकार के द्वारा सीलिंग एक्ट लाया गया। सीलिंग एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं, आज भी प्रकरण चल रहे हैं। तो इस प्रकार बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के 45 वार्डों में अनुभाग रीवा में अवैध प्लाटिंग हो रही। बिछिया, चौराहट्टा एक विंड ग्रुप है, बीहर बिछिया बेची गई। शांतिनपुरा पहले कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बनाने के बाद फिर ये टीएनसीपी लेते हैं। तो क्या जिला प्रशासन या नगर निगम आयुक्त क्या कर रहे हैं? उनकी राजस्व की चोरी हो रही, संपत्ति कर की चोरी हो रही, भवन अनुज्ञा की चोरी हो रही। तो इसकी लायबिलिटी नगर निगम माननीय महापौर की भी है, माननीय रीवा संभाग आयुक्त महोदय की है, नगर निगम आयुक्त की है, कलेक्टर रीवा की है। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस प्रकरण में जो दो लोग दावेदारी कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक अपने नाम जमीन करवाई? अब देखिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कैसे आदमी जिंदा हो गया, कैसे मृत हो गया, इस विषय को लेकर एक कमेटी त्वरित बना देनी चाहिए और इसकी एफआई जांच करानी चाहिए और समस्या का निदान दोनों हो जाना चाहिए। इस विषय पर पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रख रहे हैं, तर्क और कुतर्क अलग विषय है। ये अपना अपना जो पक्ष रख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण विषय है कि बिक्री कैसे हो गई, ये जमीन रजिस्ट्री कैसे हो गई, जिसके सीलिंग एक्ट का मामला चल रहा है। मैं तीसरा विषय उठा रहा हूँ कि सीलिंग एक्ट का वही आराजी जो 35 का जिक्र कर रहे हैं, 110 एकड़ के हम जिक्र कर रहे हैं, उसी में 35 एकड़ है। तो ये बिक कैसे गई? अपर आयुक्त के यहाँ रीवा संभाग के मुकदमा चल रहा, मैं लिखित दिया हूँ। रीवा जिले और नगर निगम की जमीनें बिक रही, आयुक्त राजस्व अधिकारियों की भूमिका नहीं है। बिना भूमिका की जमीनें बिक रही। रीवा शहर में कच्ची प्लाटिंग हो रही, रीवा शहर में बिना परमिशन के, बिना रेगुलेशन के जमीनें बिक रही, राजस्व अधिकारी की भूमिका नहीं। कम से कम 20 बार आवेदन दिए हैं। इन जो कच्ची प्लाटिंग हो गई, इसकी जांच भी हो गई। बिना रतहरा में, पहला विषय आप ये उठाइए कि रतहरा में टीएनसीपी लागू नहीं, वो नगर निगम परिधि में आता है, तो कैसे विक्रय हो रही भाई, कैसे रजिस्ट्री हो गई? सबसे माननीय विद्वान अधिवक्ता महोदय इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो अपने पक्षकार के माध्यम से इस बात को रखते होंगे, इसलिए कि ये विषय में पक्षकार नहीं, इस विषय में मैं व्यक्तिगत आवेदक हूँ। मैंने अपना विषय उठाया तो उसमें मैं व्यक्तिगत आवेदक हूँ। सामाजिक विषय है ये, देश हित, जिला हित। अब उनके पक्षकार को आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि साहब हम जिंदा हैं, सामने वाला जिसके परिवार के वालिद, संरक्षक, मालिक जो भूमस्वामी मृत हो गए, तो उनके बच्चे होंगे, तो दोनों को मुस्तैद के रूप में खड़े होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। हो सकता है कि माननीय अधिवक्ता अधिकृत हो, उस विषय पर हम नहीं कह पाएंगे। अधिवक्ता है, विद्वान अधिवक्ता महोदय अपनी पक्ष रखते होंगे, इसलिए कि न्यायालयीन मुकदमा है, तो आपको मीडिया जगत को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को अपनी बात बताते होंगे। पर उनको व्यक्ति को आना चाहिए कि वैध अवैध क्या है। पर हम पहली बात आपको यही बता रहे हैं कि ज़मीन का विषय जो है, तो रीवा शहर में बिना टीएनसीपी के विक्रय ही नहीं होनी चाहिए। वो रतहरा हो। ये दावेदार कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? ये एक लखनऊ का विषय आया है जो लगातार प्रकाशित हो रहा है, पर एक विषय इसमें गंभीर है कि यदि रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री का एड्रेस चाहे वो लखनऊ हो चाहे अमेरिका हो, लिखा तो वहीं जाएगा। कोई ज़मीन में यदि व्यक्ति नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो उसकी मर्जी है। तो क्या संपत्ति कोई रजिस्ट्री करा लेगा? क्या कोई विक्रय कर लेगा? मान लीजिए हमारे पास अभी लेके नहीं है, गुम हो गए, चोरी हो गए, कहीं चले गए, तो उसकी नकल मिलती है। मान लीजिए हमारे पास नहीं है, हम रीवा के रहने वाले हैं, हमने प्लाट ले लिया सीधी में, तो क्या हमारा एड्रेस रीवा लिखा जाएगा? सीधी नहीं लिखा जाएगा। तो हम अपनी ज़मीन को न देखें, न जाएं, तो क्या कोई दूसरा कब्जा कर लेगा? ये एक विषय ये भी है, इसलिए कि आपके बात पर हमने ये उत्तर दिया है। आपकी क्या डिमांड है? शासन को वापस हम तो ये कहते हैं जितनी ज़मीनें हैं 45 वार्ड में, रतहरा, कुष्ठा, जहां नगर निगम 45 वार्ड है, अनुभाग रीवा, पहले टीएनसीपी लागू हो और इन अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीलिंग एक्ट की जितनी ज़मीनें हैं उनकी विक्रय पर रोक लगनी चाहिए, ये हमारा मानना है। ये जो सीलिंग एक्ट की जमीन है, ये भूमि स्वामी के नाम कैसे दर्ज हो गई? देखिए, सीलिंग एक्ट का भूमि स्वामी की पहले होती, सीलिंग एक्ट आया, इस सीलिंग एक्ट के तहत जो ज़मीनें थी तो लोगों को देने की प्रक्रिया आई, सरकार उन ज़मीनों को ले ली, फिर आवंटन की प्रक्रिया आई। तो लोगों ने क्या किया कि सीलिंग एक्ट के आने के पहले लोगों ने अपने चहेतों के नाम उन्होंने खंड खंड में रजिस्ट्री करा
करा दी। वो अपरिचित व्यक्ति भी थे, अनजान व्यक्ति थे, उनके रिश्तेदार बाहर के थे। जो मामला ये आप देख रहे हैं, जो लखनऊ का जिक्र हो रहा है, ये सीलिंग एक्ट के तहत ही हुई प्रक्रिया है। लोग खंड खंड में उसको डिवाइड करके जमीन सेल आउट कर देते थे, बिक्री कर देते थे। अब वो सीलिंग एक्ट का मुकदमा न्यायालय में चलने लगा। इसमें शासन पार्टी है, हमने बताया भी कि अपर आयुक्त रीवा संभाग के मामला विचाराधीन है और ये चल भी रहा है, वर्तमान में चल रहा है। पर सीलिंग एक्ट के साथ साथ और ये जो आप मृत और जो जिंदा व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो उसमें सीलिंग एक्ट का लागू है। दूसरी बात उसमें ये लागू है कि बिना टीएनसीपी की जमीनें बिक कैसे रही। माननीय मंत्री जी का बार बार जिक्र आता है कि माननीय मंत्री जी ने कह दिया वैध है। तो क्या माननीय मंत्री जी सरकार में हैं, वो सरकार का निर्णय लेते हैं, सरकार पॉलिसी बनाते हैं, निर्णय क्रियान्वयन करते हैं, तो क्या उनके कहे शांति इंफ्रा में जाने के बाद, विंड ग्रुप में जाने, उद्घाटन करने के बाद क्या वैध हो जाएगा? क्या उन्होंने कहा है कि ये वैध से वैध हो जाएगी? पर मेरा ये मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। इसमें बड़े बड़े लोग हैं रीवा के जिन्होंने जमीन खरीद रखी है जी, उनका क्या होगा? चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी जमीन खरीदा हो, वही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि शांति इंफ्रा आपके करहिया में जमीन खरीदे, बड़े बड़े डुप्लेक्स बन रहे हैं, ये आज के बन रहे हैं, 5 साल से लगातार बिल्डिंग बन रही। कैसे बिल्डिंग बन रही, किस नियम से बिल्डिंग बन रही? बिना टीएनसी। रेरा 2016 में लागू है, टीएनसीपी पूरे प्रदेश में लागू है। एफआईआर इंदौर में, एफआईआर लगातार भोपाल में हो रही, आपके पूरे चैनलों में, राष्ट्रीय चैनलों में प्रकाशित हो रही। रीवा एक ऐसा जिला है जहां एफआईआर नहीं हो रही, जांच हो गई है, जांच की फाइलें टेबल में माननीय कलेक्टर महोदय के, माननीय आयुक्त नगर निगम के टेबल में रखी। आखिर किसके संरक्षण में ये पनप रहा है? इतनी जानकारी सामान्य व्यक्ति जानता है कि बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के, बिना नियम के पहले आप परमिशन लेंगे, फिर उसके बाद घर बनाएंगे। कोई सामान्य व्यक्ति बिना भवन अनुज्ञा के घर नहीं बनाता, पहले नक्शा पास कराता, फिर भवन बनाता। ये पहले बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होगा। आप दावा कर रहे हैं ना शासन की भूमि है? दावा कर रहे हैं, रिकॉर्ड है, राजस्व में प्रकरण चल रहा है। और मैं ये बात का दावा कर रहा हूँ कि आज टीएनसीपी इनके पास नहीं, ना विंड ग्रुप के पास टीएनसीपी है, ना शांति इंफ्रा के पास है, ना प्रहलाद सिंह के पास। 1 एकड़ की कोई लेता है, 100 एकड़ 10 एकड़ बेचते हैं। रतहरा में जो जमीन रजिस्ट्री हुई है नगर निगम की, पहली बात तो तय कर लीजिए, बाढ़ की है, कार टीएनसीपी है, पर वैध अवैध छोड़ दीजिए। पहले ये है कि जिंदा मुर्दा छोड़ दीजिए, ये बिक्री कैसे हो गई? बिक्री अभी रजिस्ट्री हुई है और रीवा के चर्चित लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। इसमें हम बड़ा खुलासा आपके चैनलों में करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो बिना परमिशन के जमीन लिए, ये कैसे जमीनें मिल जाती हैं, कैसे जमीनें प्राप्त हो जाती हैं? तो पहले टीएनसीपी लागू होना चाहिए, टीएनसीपी के बिना विक्रय नहीं होना चाहिए।